बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर जाज़ी खान, आज एक नए ब्लॉग के साथ। कलम किताब सिलसिले में हम अपनी किताब ब्लड एंड ऑयल को डिस्कस कर रहे थे। गुज़श्ता किस्म में हमने इसके मुसन्निफीन और कुछ जो मरकजी किरदार है यानी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, जो इस वक्त सऊदी अरब के वली अहद हैं और इस वक्त इंतहाई अहम फैसले और वाक़यात उनसे मंसूब किए जा रहे हैं, जिनकी पॉलिसीज़ की इस वक्त दुनिया भर में गूंज है। और पाकिस्तान जैसे दीगर कई ममालिक जो उनकी पॉलिसी से मुस्बत या मनफी अंदाज में मुतासर भी हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनकी शख्सियत का मुताला क्यों किया जाए, वो किस लिए अहम हैं। एक तो ये इसलिए भी अहम है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, बतौर एक तारीख और सियासत और जोग्राफिया के तालिब इल्म के तौर पर, बल्कि ये जो पाकिस्तान के जो पॉलिसी साज अदारे हैं, जैसे चाहे वो आप इन्हें अरकान पार्लियामान की मिसालें हैं या फिर जो हमारे अदारे हैं जिनमें आप दफ्तर खारजा या जो इस्टेब्लिशमेंट के अदारे हैं, इन सब के लिए ऐसे किरदार का मुताला जो है वो इंतहाई लाजमी है, ताकि वो उस शख्सियत के बारे में जान सके कि जिनके साथ पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक, मजहबी और सफारती और इस किस्म के दीगर अहम ताल्लुकात वाबस्ता हैं। और सऊदी अरब के साथ क्योंकि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो सदियों अशरों के साथ पर मुहित हैं और इंतहाई अहम ताल्लुकात हैं, चाहे मुआशी हों, सियासी हों या वो मजहबी ताल्लुकात हों। तो ऐसी शख्सियत जिसके आने से ये ताल्लुकात उन पर जद पड़ने का अंदेशा हो, ये ताल्लुकात में अच्छाई या वो कम अच्छाई की जानिब जाने का उसमें खतरा हो, तो ऐसी शख्सियत का तज्जिया इंतहाई ज़रूरी है। और फिर उस सूरत में कि जब वो 2-4 साल के लिए नहीं, किसी जमहूरी एक मुद्दत के लिए नहीं, बल्कि वो एक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए वो शख्सियत इक़्तिदार में आ रही हो और उसी के हाथ में तमाम इक़्तिदार और उसके फैसले, अदारे, सब कुछ उसी के हाथ में मुर्तकिज़ हों, कॉन्सन्ट्रेटेड हों, तो ऐसी शख्सियत का मुताला जो है वो अदारों के लिए बिलखुसूस लाजमी है। अब जो शहजादी की शख्सियत है, जो इस किताब को पढ़कर जो हमारे सामने आती हैं और जो दीगर इस किस्म के जो बैनुल-अक़वामी सतह पर वाक़यात बीतते रहे और जो जिनसे उस शख्सियत का एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। शहज़ादे के जो असातिज़ा थे बचपन में, वो बताते हैं और लड़कपन में कि शहज़ादा सियासी तौर पर एक शातिर, एक ऐसा नौजवान है कि जो जिसमें बद्दू यानी कि एक देहाती अरब देहाती खित्ते का सहरा के एक जो खित्ते की खसूसियात हैं वो उसमें पाई जाती हैं। शहज़ादे की खसूसियत ये भी है कि वो बैरून मुल्क उसने तालीम हासिल नहीं की। वो सऊदीया में रहा, उसकी जो तालीम है मुकामी इदारों में हुई और वो हमेशा से सियासत में और इक़्तिदार में दिलचस्पी रखता था। दीगर जो शहज़ादे थे, जिनका ये भी एक जो इसमें फ़िगर दिया गया है वो ये कि 7,000 के करीब जो सऊदी ख़ानदान के शहज़ादे शहज़ादियों पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा ये ख़ानदान है, जो इब्न सऊद से जिसकी इब्तिदा हुई। तो शहज़ादा दीगर शहज़ादों के बरक्स उसकी दिलचस्पी जो थी वो ऐशो-अयाश में या बैरून मुल्क दौरों में या इस किस्म की जो अय्याशी में उसके जो दौलत के इसराफ में उसमें नहीं थी, बल्कि उसकी जो वाहिद उसकी दिलचस्पी थी वो कि सियासत तक और इक़्तिदार तक वो कैसे पहुँचे। और उसके लिए एक टफ कंपटीशन था, उसे बहुत सैकड़ों दीगर जो अहम शहजादे थे, शहजादियां थी, उनमें से रास्ता बनाकर उसे अपने इक़्तिदार तक पहुंचना था। अब उसके लिए मज़ीद तवील दास्तान और इसकी तवील जो इसकी तफसीलात हैं, इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ वो आपके साथ शेयर करता चलूंगा। लेकिन शहजादी की जो बचपन में और लड़कपन में उसकी जो दिलचस्पी का महवर था वो था एक इटालियन फिलोसोफर और एक सियासतदान जिसकी हमेशा हमारे सियासी उसमें डिस्कोर्स में उसका रेफरेंस दिया जाता है। उसका नाम है मैकियावेली, निकोलो मैकियावेली। मैकियावेली जो है उसके नजरियात इंतहाई उसके अहम नजरियात हैं सियासत को बिलखुसूस जो मारूफ इस किस्म के जमहूरी ममालिक में जहां पर इक़्तिदार धोखाधड़ी और आपको ऐसे नजरियात पर काम करना पड़ता है कि जिससे आपको अपना रास्ता बनाना पड़ता है इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए। यही मैकियावेलियन जो नजरियात हैं उन्हीं पर अमल पैरा होकर शहजादे ने दीगर जो अहम उससे सीनियर शहजादे थे, जो अहम पोस्टों पर थे, जो इक़्तिदार को बखूबी समझते थे, जिनके ताल्लुकात जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात वसी तर थे और बरसों पर मुहित थे, उन्हीं में से रास्ता बनाते हुए शहजादा इस ओहदे तक पहुंचा।
अब शहजादे ने दरअसल शहजादे के आने से पहले जो एक सेटअप था उसमें ये था कि इब्न सऊद के बाद जो इक़्तिदार था वो उन्हीं के बेटों में, चूँकि उनके 40 से ज़्यादा बेटे थे, तो उनके जो सीनियर मोस्ट बेटे होते थे उम्र में, तजुर्बे में, इक़्तिदार उन्हीं से जो तसलसल के साथ मुंतकिल होता रहा। शहज़ादा अब्दुल्ला तक जब ये इक़्तिदार पहुँचा, तो वो जब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने फिर उस वक़्त तक चूँकि उनकी जो उम्र थी वो तवील उम्र हो चुके थे, उनके जो दीगर भाई थे वो भी पिराना साली में थे और इंतहाई जो अपनी आखिरी उम्र के सालों में थे। तो उन्होंने फिर एक वली अहद अपने भाई को मुकर्रर किया जिनकी वफ़ात हुई, दूसरे एक दीगर भाई को मुकर्रर किया, उनकी भी वफ़ात हो गई। उसके बाद फिर जो के गवर्नर थे, यानी उनके जो छोटे भाई थे, ब्रदर सगीर शाह सलमान, उन्हें फिर वली अहद मुकर्रर किया। लेकिन इस बात का उन्हें अंदाजा हो चला था कि अगर इसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म, एक बाकायदा तरीक़ेकार तय न किया गया, तो ये फिर एक ऐसा मसला हो जाएगा जो तनाज़ात में गिरा रहेगा और हर शहज़ादे, हर ख़ानदान की भाई की कोशिश होगी कि इक़्तिदार उसकी नस्ल में, उसके बेटों में मुंतकिल हो। तो फिर इस मकसद के लिए 2000 काउंसिल का क़याम अमल पज़ीर लाया गया, जिसे काउंसिल ऑफ एलिजियंस, यानी बैत करने की एक काउंसिल बनाई गई, एक अदारा बनाया गया कि जिसमें जो काउंसिल के मेंबर्स होंगे और उस काउंसिल के मेंबर जो थे वो काउंसिल के जो मेंबर्स थे वो इब्न सऊद के खानदान और जो करीबी जो इक़्तिदार और सऊदी इक़्तिदार से मुंसलिक थे, उन्हीं पर मुश्तमिल थी। अब उन्होंने एक चुन कर उनका ये फर्ज था या उनकी ये ड्यूटी थी कि वो उन्हीं में से जो सीनियर मोस्ट शहजादा होगा, जो उनमें से काबिल होगा, ये जिसे सियासत की ज्यादा समझ बूझ होगी, जो सऊदी जैसी ममलिकत को चला सकेगा, उन्हीं में से एक वो चुनकर उसे वली अहद का तकर्रुर करेंगे। तो उसमें फिर कोशिश ये थी कि शहजादा अब्दुल्ला, चूंकि एक दरवेश मंश इंसान थे, ये कम से कम इस किताब में जो बयान किया गया है कि वो ये शहजादों की जो शाह खर्चियाँ और इनकी जो इसराफ पर मबनी जो इनके अय्याशियाँ थी, वो उनसे सख्त नालां थे और वो ये कोशिश कर रहे थे कि इक़्तिदार, ये जो इनकी शाखर्जियाँ हैं, इन पर कुछ कैदोबंद की जाए और इन्हें किसी हुदूद में इन पर हुदूद मुकर्रर की जाए, क्योंकि इन शहजादों को जो खर्चा मिलता था ये इन्हें कसीर रकम मिलती थी इब्न सऊद की तमाम औलाद को शाही खजाने से। तो शाह अब्दुल्ला ने ये कोशिश की कि अपने बच्चों में इसका जो सऊदी जो खजाने से या मिल रही है वो उसे कम किया जाए। लेकिन वो ये भी चाहते थे कि उनके जो बेटे हैं वो फिर वली अहद मुकर्रर हों। अब यहाँ पर जो वली अहद, उन्होंने बहुत ही चालाकी से ये कोशिश की कि किसी न किसी तरह वो अपना रास्ता बनाए और वो जो शाह अब्दुल्ला के जो बेटे थे, जिनकी करप्शन की दास्तानें आम थी, जिन्होंने बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया था, उनके खिलाफ एक ऐसा प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की जाए ताकि वो जो दीगर काउंसिल ऑफ एलिजियंस है या दीगर जो अंदरूनी तौर पर दीगर जो अहम शख्सियात हैं, उनकी नजरों में उनका मुकाम गिर जाए। और इसी तरीके से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो है वो पहले वजीर दिफा मुकर्रर हुए और उसके बाद फिर उन्होंने वो वली अहद मुकर्रर हुए कुछ चंद सालों बाद। लेकिन शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो है, अब उनकी जो पॉलिसीज हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी, जो अगर उन्हें देखा जाए तो वो प्रैग्मेटिज्म यानी कि अमलियत पसंद हैं। वो किसी ये जो भाईचारा, हुवत, उम्मा और जो मजहबी, तारीखी, तहजीबी, इस किस्म के जितने भी जो हवाले हैं, रेफरेंसेस हैं, वो उन पर खास यकीन नहीं रखते। वो समझते हैं कि जो सऊदीया के मफाद में होगा, जो उनकी ज़ात इक़्तिदार को जो इस्तेहकाम दे सकेगा, वही पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। आपने देखा कि उन्होंने गुज़श्ता कुछ चंद सालों में चाहे वो कतर हो, तुर्की हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, इस किस्म के दीगर जितने भी इस्लामी ममालिक थे, अगरचे जिनके साथ ताल्लुकात जो थे वो सऊदीया के कुछ ऊंच नीच का शिकार थे, उन्हें तमाम पसे पुष्ट डाल दिया, उन्हें जो है उनके साथ ताल्लुकात कशीदा कर लिए, लेकिन अपने ताल्लुकात इसराइल के साथ और इंडिया के साथ मजबूत कर लिए। इन सबके पीछे अगर आप मुताला करें तो जो भी इनमें पॉलिसीज होंगी वो इसी बात पर मबनी होंगी कि इसमें सिर्फ सऊदीया का मफाद देखा जाएगा, सिर्फ इस बात का मफाद देखा जाएगा कि सऊदीया में अपने इक़्तिदार को कैसे दुआम बख्शें, सऊदीया में जो अपनी मईशत है उसे कैसे तेल से उसका मुतबादल तलाश किया जाए। अब अगर आप सिर्फ कतर की मिसाल ले लें, कतर के साथ, चूंकि कतर पर इल्जामात ये थे कि उनका जो चैनल है अल जजीरा, वो
ऐसी कुव्वतों को तक़वियत बख्श रहा है या उनकी तर्जुमानी कर रहा है कि जो सऊदीया में जमहूरियत के ख़्वाहां हैं, या फिर वो ऐसी कुव्वतें हैं कि जो सऊदी जो ख़ानदान है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करती हैं। इसमें फिर आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह मज़ीद तफ़सीलात आपके सामने लाऊँगा। इसी तरह सऊदी शहज़ादे मोहम्मद बिन सलमान का जो विज़न है, विज़न 2030 2030 तक, उस विज़न के तहत वो चाहते हैं कि मुमलिकत सऊदीया में मईशत का जो इन्हिसार है वो तेल से कम हो, वहाँ पर मईशत लिबरलाइज़ हो, मार्केट इकोनॉमी आए और सऊदी जो मईशत है वो तेल से हटकर दीगर ज़राए पर मुंतकिल हो। अब इस मकसद के लिए वो चूँकि ये जो एक सिक्योरिटी का और एक खौफ का माहौल है, जो एक मुसलसल वहाँ पर एक ऐसा एक कशीदा माहौल है इसराइल के साथ, उसे कम किया जाए। इसीलिए वो इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात जो हैं वो सफारती सतह पर कायम करना चाहते हैं, ताकि एक ऐसा माहौल बने कि जिसमें जो इसराइली और जो लॉबी है अमेरिका में, जिनके पास दौलत, कसीर दौलत है, जिनके पास माली जो उनके पास सलाहियतें हैं, हुनरमंद हैं, वो वहाँ पे वो सऊदीया में आएँ, वहाँ पर सरमायाकारी करें, बड़े अदारे कायम करें और ऐसे प्रोजेक्ट्स को शुरू करें कि जिसमें अमेरिका और यूरोप के जो सरमादार हैं वो उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकें। और यही उनका मुकम्मल जो इसका प्लान है 2030, वो इन्हीं नजरियात के गिर्द घूम रहा है। अब जाहिर है उस मकसद के लिए उन्हें वहाँ पर इसराइल जैसे मुल्क के साथ ताल्लुकात अपने जो है नॉर्मलाइज करना पड़ेंगे। उसके लिए फिर कुछ लो और दो की बात होगी, फिर उसमें जो फ़लस्तीन का जो इशू होगा वो उसे फिर लो बर्नर पर या बैक जो उस पर डालना पड़ेगा और उसे जो है थोड़ा सा आना पड़ेगी। ये उनका एक जो ये मुकम्मल तौर पर अगर उसका तज्जिया किया जाए तो ये एक नजरिया उसके पीछे कार फरमा है कि वो क्यों इसराइल के साथ ताल्लुकात वसी करना चाह रहे हैं और फ़लस्तीन जैसे अहम मसले को कस्से पुश्त डाल रहे हैं। ये अगर उनका देखा जाए। अब इसमें मजीद जो कई अहम वाक़यात हुए, सानियात हुए मुमलिकत में उनके 5 साला दौर में। अगर आप देखें 5 साला दौर से मुराद यहाँ पर ये है कि जब से वो वली अहद मुकर्रर हुए हैं। अगर आपको याद हो, अपनी याददाश्त पर जोर डालिए कि सितंबर 2015 का ये वाक़या है। हरम पाक में उस वक्त एक कंपनी अपनी तोसी कर रही थी। हरम पाक की एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो उस वक्त चल रहा था, तो उसमें एक अफसोसनाक सानहा पेश आया कि एक क्रेन जो थी, बहुत बड़ी क्रेन थी, देव हैकल, वो टूट कर गिर पड़ी हरम पाक के अंदर और उससे 111 के करीब न सिर्फ उमरा ज़ायरीन जो थे उनकी शहादतें हुई, बल्कि सैकड़ों दीगर जो है उसमें जख्मी हुए। अब वो जो कंपनी थी वो थी बिन लादेन ग्रुप। बिन लादेन ग्रुप इंतहाई बहुत बड़ा ग्रुप है सऊदीया में, जो सरमायाकारी करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के दीगर बड़े मंसूबों को चलाता है। बिन लादेन, यही उसामा बिन लादेन जो है वो बिन लादेन जो इस कंपनी के उस वक्त जो मामार थे या जो इसके फाउंडर थे, वो उनकी 57 औलादों में से एक बेटे थे उसामा बिन लादेन। अब इस कंपनी के इब्न सऊद के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं। ये सऊदीया में जितने बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें उनकी तकमील करने में बिन लादेन का बहुत बड़ा हाथ है। अब बिन लादेन चूंकि गुज़श्ता कई अशरों से वहाँ पर काम कर रही है और उसके जो एम्प्लॉइज हैं वो भी तकरीबन 3 लाख के करीब हैं। तो चंद साल कबल मोहम्मद बिन जो सलमान हैं यानी वली अहद, उन्होंने बिन लादेन ग्रुप के जो सीईओ थे उनसे राब्ता किया और उन्होंने कहा कि वो मैं ये चाहता हूं कि जो सऊदी स्टॉक एक्सचेंज है उसे तोसी दी जाए, उसमें नई कंपनीज को शामिल किया जाए ताकि उसमें जो कैपिटलाइजेशन है, मार्केट का जो एक नया अंदाज है, ताकि लोग सरमाया वहां पर लें और कंपनीज में वो कंपनीज के शेयर्स जो हैं वो खरीदें। उस तर्ज पर मैं चाहता हूं कि बिन लादेन कंपनी भी एक प्राइवेट कंपनी से वो पब्लिक कंपनी में वो बदल जाए, तब्दील हो जाए। अब जो उस वक्त के सीईओ थे वो बकर बिन लादेन, उन्होंने इस बात में कुछ जो है वो हिलो हुज्जत या हिचकिचाहट का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं अपने जो दीगर जो स्टेक होल्डर शेयर होल्डर्स हैं उनसे बात करूंगा, जो इस कंपनी के दीगर मालकान हैं, और फिर आपको जवाब दूंगा। अब उनके जवाब से कुछ जो कुछ हौसला अफजा नहीं था मोहम्मद बिन सलमान के लिए, यानी कि वली अहद के लिए। तो वली अहद ने ये बात अपने जहन में रखी और कहा कि किसी ना किसी वो उस वक्त भी उन्होंने एक तंबीहाना जो एक पैगाम दिया था बिन लादेन कंपनी को कि इसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। अब जब ये वाकया हुआ तो फिर मोहम्मद बिन सलमान को यानी वली अहद को एक जवाब मिल गया कि वो कैसे जो है उस कंपनी की वो जो तारे हैं वो कस लें।
तो फिर उन्होंने क्या किया कि जितने प्रोजेक्ट्स थे वो बिन लादेन कंपनी के वो बंद कर दिए, जो इन्हें पेमेंट्स होनी थी वो भी नहीं दी, और जो इनके असासे थे वो भी जब्त कर लिए। इसके अलावा कई बहुत बड़े जुर्माने भी उन पर आयद कर दिए इस वाक़ये के बाद। और बिन लादेन कंपनी यहाँ तक आ गई कि वो डिफ़ॉल्ट कर गई, वो उसके जो असासजात थे वो ख़त्म हो गए उनके पास, और उन्होंने अपने 3 लाख के करीब जो मुलाज़मीन थे, जो मज़दूर थे, जिनकी अक्सरियत इंडिया और पाकिस्तान के मज़दूरों पर मुश्तमिल थी, वो सारे फारिग कर दिए। आपको याद होगा कि चंद साल पहले जब वो बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो लेबर थी, मज़दूर क्लास की, वो पाकिस्तान वो वहाँ पर भी इशू उठा, और पाकिस्तान आमद की जब वो खबरें आई तो फिर यही पता चला कि उसमें बिन लादेन कंपनी जो है वो बंद कर दी गई। तो बिन लादेन कंपनी को ये जो बड़ा एक खमियाजा भुगतना पड़ा, इसकी वजह एक मुखासमत थी मोहम्मद बिन सलमान की बिन लादेन कंपनी के साथ। इसके अलावा भी दीगर ऐसे कई अहम वाक़यात हैं कि जहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान के साथ जिस कंपनी ने, जिस शख्सियत ने टकराव की कोशिश की, चूँकि एक ऐसी शख्सियत है कि जिसके हाथ में मुकम्मल तौर पर स्टेट है, वहाँ पर चाहे वो अदारे जितने भी हो, चाहे वो फ़ौज हो, चाहे वहाँ पर अदलिया हो, मीडिया हो, चाहे वहाँ पर बड़ी जो ताकतवर जो बिज़नेसमैन, जो ताजर क्लास है, वो सब मोहम्मद बिन सलमान के हाथ हैं। तो एक ऐसी शख्सियत के सामने जहाँ पर उसके पास इख्तियार भी हो और इक़्तिदार भी हो, और हर तमाम ज़राए पर उसका कंट्रोल हो, वहाँ पर किसी शख्स की या किसी कंपनी की ज़रूरत नहीं कि वो उसकी किसी पॉलिसी पर एतराज़ उठा सके। अब ऐसी शख्सियत के बारे में जानना पाकिस्तान के जो रियासती जो मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं, शख्सियात हैं, उनके लिए इंतहाई लाज़मी है कि वो किस शख्सियत से वो डील करने जा रही हैं, और किस तनाज़ुर में उसे किस तरीके से उसे डील करना चाहिए। इंशाअल्लाह आइंदा 1-2 किस्तों में इनके जो दीगर वाक़यात हैं, जिसमें जो कतर का इसमें किया गया था, ब्लॉकेट किया गया था, यानी कि कतर का मुहासरा कह लें, या कतर का इसमें मुआशी बाइकाट किया गया था, उसका भी जायज़ा लेंगे। और एक इंतहाई अहम किरदार जमाल खशोगी जो की जो हलाकत हुई थी इस्तांबुल के एम्बेसी में, सऊदी एम्बेसी में, उसके पीछे कौन से अवामिल थे, कौन से किरदार थे, और उसके क्या नताइज सामने आए, वो इंशाअल्लाह ये 2 अहम वाक़यात आपके साथ दीगर किस्सों में आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत शुक्रिया।